नमस्कार, आज है 24 नवंबर, दिन गुरुवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। चीन में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। सख्ती से लागू हुई जीरो कोविड पॉलिसी। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। चीन की आपदा क्या भारत के लिए वाकई बन रही है अवसर? लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर होंगे पाकिस्तान सेना के नए चीफ। शाहबाज सरकार ने मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा नाम। इमरान के विरोधी हैं आसिम मुनीर। फर्जी आधार कार्ड के इस्तेमाल पर केंद्र सरकार ने जताई चिंता। आधार नंबर स्वीकार करने से पहले विश्वसनीयता जांचने की दी सलाह। शेयर बाजार में बना नया रिकॉर्ड। सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर बंद। सेंसेक्स ने 750 अंकों तो निफ्टी ने लगाई 217 अंकों की छलांग। कीस्टोन रियल्टर्स इशू प्राइसेस सिर्फ 2.5% ऊपर हुआ। लिस्ट करीब लिस्टिंग के स्तर पर ही हुआ बंद। तो आपने सुनी हेडलाइंस। अब सुबह से लेकर शाम तक किस तरह से खबरें आगे बढ़ रही थी, पूरे दिन की कहानी आपको बताते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सहित बाकी के 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में ज्यादा पारदर्शिता लाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आज सुरक्षित रख लिया। जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने 4 दिन तक मामले की सुनवाई की। सरकार ने आज कोर्ट में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल पेश की। इसे देखकर जजों ने कहा कि इतनी जल्दी मंजूरी की प्रक्रिया कैसे पूरी कर ली गई। सवालों के जवाब में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि इसकी पूरी व्यवस्था है। कार्यपालिका की हर छोटी छोटी बातों की यहां समीक्षा नहीं हो सकती। इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा कि वो सिर्फ प्रक्रिया को समझना चाह रहे हैं, वो चुने गए अधिकारी की योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहे। आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के खंडवा में पहुंच गई है। राहुल गांधी के साथ देने के लिए प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल हुए। गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस समर्थकों ने खंडवा के बोरगांव से मार्च की शुरुआत की। इस यात्रा में रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका के अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सचिन पायलट भी शामिल हुए। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा 12 दिन में 6 जिलों से होती हुई 4 दिसंबर को राजस्थान पहुंची। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने से पहले कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से भारी खींचतान शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पायलट को कैसे सीएम बना सकते हैं। गहलोत ने कहा कि जिस आदमी के पास 10 विधायक नहीं है, जिसने बगावत की हो, जिसे गद्दार नाम दिया गया हो, उसे लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं। गहलोत के हमले की प्रतिक्रिया देते हुए सचिन पायलट ने कहा कि वो पहले भी उन्हें नकारा निकम्मा कह चुके हैं। सचिन ने कहा कि ये समय बीजेपी से लड़ने का है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जेल के सीसीटीवी फुटेज का वीडियो मीडिया में लीक होने को लेकर याचिका दाखिल की थी। इसमें लीक वीडियो के प्रसारण पर रोक का आदेश जारी करने की मांग की गई थी। जैन के वकील की दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि यह पावर हाईकोर्ट के पास ही है। इसके बाद सत्येंद्र जैन के वकील राहुल मेहरा ने राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज से याचिका वापस लेने और इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में ले जाने का फैसला किया है। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा अपने एक ट्वीट को लेकर विवादों में हैं। बीजेपी ने ऋचा पर सेना के अपमान का आरोप लगाया है। ट्वीट में ऋचा चड्ढा ने नॉर्दर्न कमांड के कमांडर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था, गलवान सेज हाय। बीजेपी नेताओं ने ऋचा के ट्वीट का विरोध किया। मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऋचा चड्ढा भारतीय सेना का अपमान कर रही हैं। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि ऋचा चड्ढा को माफी मांगनी पड़ी और सेना से अपने परिवार के जुड़ाव का हवाला देना पड़ा। मिसाइल और रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ा मकाम हासिल कर लिया है। भारत ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया।
एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का परीक्षण किया गया। ये ट्रेनिंग लॉन्च था। मिसाइल की स्ट्राइक रेंज 3000 किलोमीटर से ज्यादा है। आपको बताएं कि अग्नि 3 मिसाइल पहले ही सेना में शामिल की जा चुकी है। इसकी लंबाई 17 मीटर, व्यास 2 मीटर और वजन है तकरीबन 50 टन। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। एक तरफ जहां दुनिया भर में कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहां बुधवार को 31,000 से भी ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए। चीन में एक दिन में कोविड-19 के मामलों में आया यह सबसे बड़ा उछाल है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन ने फिर अपने जीरो कोविड पॉलिसी को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। चीनी सरकार ने कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया है। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड टेस्टिंग अनिवार्य कर दी है। जीरो कोविड पॉलिसी का सबसे ज्यादा खामियाजा यहां कारोबार कर रही कंपनियों को भुगतना पड़ रहा है और इसका सबसे ताजा उदाहरण है आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन फैक्ट्री। फॉक्सकॉन फैक्ट्री में कर्मचारियों के प्रदर्शन के कई वीडियोस बाहर निकले। दरअसल जीरो कोविड पॉलिसी के चलते कर्मचारियों को फैक्ट्री में ही रहकर काम करने के लिए कहा गया है, लेकिन यहां रहने की स्थिति और बोनस पेमेंट्स में देरी से कर्मचारी नाराज हैं। फॉक्सकॉन ने नाराज कर्मचारियों से माफी मांगी है और उन कर्मचारियों को करीब $1400 यानी करीब 1 लाख रुपए देने की पेशकश की है, जो अब यहां काम नहीं करना चाहते। आपको बताएं कि फॉक्सकॉन अकेली कंपनी नहीं है जो चीन की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से दिक्कतों में है। चीन की सख्त कोविड पॉलिसी से सप्लाई चेन काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। ऐसे में यहां मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाली कंपनियां अब चीन का विकल्प खोजने में जुटी हुई हैं और उनकी पहली पसंद बन रहा है भारत। एक्सपर्ट्स की माने तो चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के चलते ग्लोबल बिजनेसेस को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में भारत इन कंपनियों के लिए सबसे पसंदीदा जगह बनती नजर आ रही है। फॉक्सकॉन अपना प्रोडक्शन भारत में बढ़ा रही है। फॉक्सकॉन अगले 2 साल में भारत में 70,000 से ज्यादा कर्मचारियां जो है वो हायर करेगी। एप्पल ने सितंबर में ही चेन्नई में आईफोन 14 का प्रोडक्शन शुरू किया था और चीन में लॉकडाउन को देखते हुए एप्पल ने अपने दूसरे सप्लायर ताइवान के पेगाट्रोन को भी तमिलनाडु में प्रोडक्शन करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एप्पल ही मैन्युफैक्चरिंग को भारत में बढ़ावा दे रही है। एप्पल के अलावा कई मल्टीनेशनल कंपनियां भी अब भारत का रुख कर रही हैं। एबॉट, बोइंग, टाटा फ्लेक्स, जो फ्लेक्स है, इसके अलावा प्रैट एंड विटनी जैसी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। जहां जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से ग्लोबल कंपनियां चीन से दूरी बनाने की कोशिश में जुटी हुई हैं, तो वहीं भारत दुनिया भर के कारोबारियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जून 2020 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत ने $6.6 अरब के इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया था और इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काफी ज्यादा फोकस बढ़ाया गया। भारत के पास यंग वर्कफोर्स है। कंपनियों को अपने उत्पादों के लिए बड़ा मार्केट साइज यहां मिल रहा है और यही वजह है कि दुनिया भर की कंपनियां अब भारत की ओर देख रही हैं। तो कुल मिला के जो चीन में जो कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि हम तो ये मानते हैं कि कोविड का कोई भी केस या कोई भी बीमारी दुनिया के किसी भी कोने में नहीं बढ़नी चाहिए। कोविड से पूरी दुनिया को मुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन एक तरह से ये आपदा है चीन में। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब कोई आपदा आती है तो उसमें अवसर भी आते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली चीन में ये जो आपदा का वक्त है, क्या ये किसी तरह से कारोबार के लिहाज से भारत में अवसर लेकर आ रही है? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फिक्की के पूर्व सेक्रेटरी जनरल दिलीप चिनॉय साहब जुड़ चुके हैं। दिलीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सर, सबसे पहले तो आपके ऑब्जर्वेशन में फिलहाल इंडस्ट्री किस तरह से देख रही है चीन के जो कोविड डेवलपमेंट्स हैं? क्या कोई चिंता है? क्योंकि सप्लाई चेन बाधित होगी तो हमें कुछ चिंता करनी चाहिए, या हम दूसरा साइड भी देख रहे हैं कि हमारे लिए भी कुछ अवसर पैदा हो रहे हैं? फिलहाल चीन के डेवलपमेंट को किस तरह से इंडस्ट्री देख रही है सर? दीपक जी, अगर आप देखें तो जो डेवलपमेंट्स चीन में हो रही है, एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है और मीडियम और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट एक तरीके से क्या हो रहा है कि सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि अगर आप ऑटोमोटिव सेक्टर को देखें तो चिप्स का एक काफी शॉर्टेज था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी काफी शॉर्टेज था, और कई और जो इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं उसमें भी क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स, अगर आप पहले थोड़ी 1.5 साल पीछे जाएं
तो जो फार्मास्यूटिकल्स में जो एपीआईज थे वो काफी सर से चाइना से आते थे। तो गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक जो पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो शुरू की थी, चाहे वो मोबाइल फोन्स में हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में, ये जो चाइना से जो हम इंपोर्ट करते थे उनको भारत में कैसे मैन्युफैक्चर करें और सप्लाई चेन में जो डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं आगे जाकर के उनको एक कैसे एक उसे इंसुलेट करें। तो अगर आप देखें तो ये एक इमीडिएट रिस्पॉन्स था। दूसरा अगर आप देखें तो ऑल्टरनेट सप्लाई चेन्स कहीं और से सप्लाई ले, जो शॉर्ट टर्म में उसको इंडस्ट्री के जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है और इंडस्ट्री को जारी रखना, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सेक्टोरल मिनिस्ट्रीज इंडस्ट्री के साथ बैठ करके उसके एक सुझाव देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म में भी अगर आप देखें, अभी हाल ही में एक अनाउंसमेंट की गई थी कहीं और सेक्टर में, अगर आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी में जो सोलर मॉड्यूल्स हैं, सोलर सेल्स हैं, उनको भी इंडिया में प्रोड्यूस करने का एक प्रोग्राम है, जिसमें जो अभी चीन पे जो निर्भरता है वो एक कम हो जाएगी और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। ड्रोन सेक्टर में उन्होंने भी पॉलिसी अनाउंस की थी। और अगर आप देखें एडवांस सेल केमिस्ट्री और लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी जो चाइना के ऊपर काफी डिपेंडेंट थे, उसके लिए भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स अनाउंस किए गए थे, जिसके द्वारा इंडस्ट्री जो हम अभी चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें अनसर्टेनिटी है, वो भारत में मैन्युफैक्चर हो और हम एक जो सप्लाई चेन डिसरप्शन और जो अनसर्टेनिटी है उसको एक तरीके से उससे निकलें और एक सर्टेनिटी और रेजिलियंस इंडियन इंडस्ट्री में पैदा करें। एब्सोल्युटली सर, ये तो हो गया कि कैसे हम कोप अप करेंगे जो संकट की आहट एक तरह से दिखाई दे रही है। बट बाबा, ये कहा जा रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं इंडिया के लिए, इंडस्ट्री के लिए, यहाँ के वर्कफोर्स के लिए। किस तरह की अपॉर्चुनिटीज अभी इंडिया में मौजूद हैं या एक्सप्लोर की जा सकती हैं चीन के इस संकट के मद्देनजर सर? 3 किस्म के अगर आप देखें अपॉर्चुनिटीज हैं। एक, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो इंडिया में हम इंपोर्ट करके चाइना से, उसको एक तरीके से कैसे सब्स्टिट्यूट करें और उसका जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है उसको कम करें। दूसरा जो है, और जैसे आपने एप्पल को उदाहरण दिया था शुरू में, और कंपनीज के आपने नाम लिए थे, प्रैट एंड विटनी, बोइंग वगैरह, जो कंपनीज जो चाइना में अभी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट इंडिया द्वारा, चेंबर्स द्वारा उनको एक तरीके से उनको आउटरीच कर रखे गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के एक जॉइंट प्रोग्राम से, कि वो China Plus 1 स्ट्रैटेजी देखें और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का एक देखें। कई सेक्टर्स में अगर आप देखें तो उन्होंने 100% FDI कर दिया है, और उसमें से क्योंकि कई कंपनियों का कहना था कि हम 75 या 50% में नहीं इन्वेस्ट कर सकते, हमें 100% FDI है। आप देखें तो काफी कुछ अनाउंसमेंट्स हुए थे, 7 पैकेज जो आत्मनिर्भर के जो पैकेजेस थे उसमें पैकेज हुआ था, तो वो एक दूसरा पहलू है। तीसरा जो है, क्रिटिकल कंपोनेंट्स, ऐसे सेमीकंडक्टर पॉलिसी उन्होंने अनाउंस किया था, वो भी बाहर जा करके टारगेटेड इन्वेस्टमेंट, काफी बड़े अमाउंट का एक तरीके से इंसेंटिव दे रहे हैं, वो टारगेटेड उन कंपनीज को टारगेट करके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग। तो एक तो आत्मनिर्भरता, दूसरा China Plus 1 स्ट्रैटेजी, और तीसरा जो है स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में स्पेसिफिक कंपनीज को टारगेट करके भारत में ले आए। एब्सोल्युटली। एक सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हमने जो देखी, जब हम एक रोबस्ट ऑल्टरनेटिव के क्रिएशन की बात कर रहे हैं इंडिया में, तो थोड़ा सा हमारे सामने चुनौतियां कुछ हैं। हमने देखा कि जो भी फॉरेन बिजनेसेस थे जिनका मैन्युफैक्चरिंग बेस था चाइना में, जब संकट आया तो रीलोकेशन के लिए उन्होंने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को चुना, जैसे वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है। भारत उनकी पहली पसंद नहीं बन पाया। हमें ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम बनाना होगा कि हम यहां पर ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएं, खास तौर से उन फॉरेन बिजनेसेस को जिनका मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना रहा है सर? तो इसमें जो है, जब लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन के द्वारा
भारत ने गवर्नमेंट ने काफी एक 3 विषयों पे बहुत एम्फेसिस दिया था। तो अगर आप देखें तो जो फॉरेन इन्वेस्टर के जो इश्यूज हैं इंडिया में, एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उन्होंने काफी तब्दीलियां की हैं और बियॉन्ड द वर्ल्ड बैंक रैंकिंग्स गए हैं स्टेट्स के साथ करके। काफी कुछ सिंगल विंडो उनने प्लेटफॉर्म भी बना दिया है। एक वो करने के आप एक जगह से अप्लाई करो तो आपका एप्लीकेशन अलग अलग मिनिस्ट्री में ऑटोमेटिकली चले जाएगा, आपको इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज में अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। दूसरा जो अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट के डिसएडवांटेज जो अगर आप देख रहे थे वो काफी कर रहे थे। तो गति शक्ति जो प्रोग्राम है और लॉजिस्टिक्स का जो अभी पॉलिसी अनाउंस किया गया है वो इसलिए किया गया है कि आप जो लोग कहते थे कि इंडिया में 14% या 12 से 14% है और बाहर सिंगल डिजिट में, उस डिसएडवांटेज को कैसे ओवरकम किया जाए, तो वो भी एक तरीके से है। और इन्वेस्ट इंडिया के साथ, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के साथ, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग हो रही है कि आपकी क्या क्या दिक्कतें हैं, हम आपको कैसे उनको एड्रेस कर सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स भी बहुत ही प्रोएक्टिव हो गए। अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से लोग समझ रहे हैं कि जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में काफी टसल हुआ कोई प्लांट के लिए, अब वो हेल्दी है, कंपटीशन एक हेल्दी है। तो अगर हर स्टेट इन्वेस्टमेंट अपने स्टेट में लाने की कोशिश करेगा तो पूरे भारत में एक माहौल बन जाएगा कि हम इंडस्ट्री फ्रेंडली हैं, हम विदेशी इन्वेस्टमेंट का स्वागत करते हैं और हम उसको एक सक्सेसफुल बनने के लिए सारी मेहनत और सारे कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है। एब्सोल्युटली। और ड्रोन का केस हमारे सामने बड़ा एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे हमने ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का जो आइडिया था उस पर हमने 2030 तक ग्लोबल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का लक्ष्य रखा है। और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि 3 पिलर्स पे काम किया भारत सरकार ने। पहला, एक प्रोएक्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जिसमें ईज ऑफ डूइंग और ये सब चीजें आती हैं। दूसरा, एक इंसेंटिवाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम हमने तैयार किया जिसमें हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स की बात करते हैं। और तीसरा, डिमांड भी क्रिएट कर दी हमने, जो 12 मिनिस्ट्रीज की जो इंटरनल गवर्नमेंट की जो डिमांड्स थी। तो बहुत ही शानदार, यानी कि आपने पॉलिसीज को अच्छे किया, आपने इंसेंटिवाइज किया और तीसरा डिमांड भी यही दे दी। तो सर यही अप्रोच हमें बाकी सेक्टर्स के लिए भी लाना पड़ेगा ताकि हम सबके लिए विन विन सिचुएशन बनाए। सर बिल्कुल सही जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि ड्रोन के आप PLI स्कीम देखें तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री में एक दूसरे PLI स्कीम में से कार्व आउट किया गया। तो गवर्नमेंट ने ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। और हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा था कि 3 या 4 और सेक्टर हैं जो हम एग्जिस्टिंग स्कीम में से कार्व आउट करके उसको एक तरीके से इंसेंटिवाइज करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक करेंगे और जो उनकी जो और लॉजिस्टिकल और दूसरे प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है सिलेक्टेड इंडस्ट्री और सिलेक्टेड टारगेटेड सेक्टर्स में, ये गवर्नमेंट की नीति है। प्राइम मिनिस्टर उसको खुद एक तरीके से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और अपने जो लाइन मिनिस्ट्रीज हैं उनको एक तरीके से उनको आदेश दिया गया है कि आप देखिए कि हम इसको कैसे सक्सेसफुल बना रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी काफी इंटरेक्शन हो रहा है कि आप कैसे उनको सेंटर प्लस स्टेट का एक इंसेंटिव प्लान हो कि जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए डबल फायदा होगा। एब्सोल्युटली। और कुछ दिनों पहले रिपोर्ट भी आई थी, इनफैक्ट जी बिजनेस उस रिपोर्ट पर आगे काम भी कर रहा है। जो प्रॉपर्टी मार्केट जो क्रैश हुआ चाइना में, जो कि एक बहुत बड़ा पिलर वहाँ की इकोनॉमी का माना जाता था, अब कैसे वहाँ से अल्टरनेटिव सोर्स के रूप में इंडिया को चुना जा रहा है और वहाँ का जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो धीरे धीरे रूट हो रहा है इंडिया में। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने कि कैसे चाइना में जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं वहाँ की, चाहे वो जिस भी वजह से हो, वो कैसे भारत के लिए एक बड़ा ऑल्टरनेटिव बन रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने बातचीत की, हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच दिलीप चिनॉय सर। और आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी जुड़ी है हमारे एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तानी सेना को नया कमांडर मिल गया है। अक्सर मिलते रहता है, आप लोग बोलेंगे इसमें कौन सी नई बात है, लेकिन बात है उनकी नियुक्ति के बाद की कहानियों के पीछे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को नया सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। आसिम मुनीर बाजवा की जगह लेंगे
बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, जो कि मौजूदा वहां के जनरल हैं। अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अलवी प्रधानमंत्री के पद पर मुहर लगाई देंगे। मौजूदा वक्त में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। और ये इनका परिचय इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका जो ज्यादा इंपॉर्टेंट परिचय है वो ये है कि ये आईएसआई चीफ रह चुके हैं। और आईएसआई को आप जानते हैं, भारत विरोधी गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र अगर पाकिस्तान में कोई है तो वो आईएसआई है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मुनीर साहब के बारे में समझना जरूरी है, ये मुनीर साहब आईएसआई के चीफ तब थे जब पुलवामा अटैक हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि पूरी रूपरेखा, पीछे से बैक एंड पूरे ऑपरेशन को अगर कोई संचालित कर रहा था तो वो आईएसआई कर रही थी, और उस आईएसआई के चीफ उस वक्त वो जनरल मुनीर थे। अब जब मुनीर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के आमने सामने आए तो खूब सारा तनातनी देखने को मिली। इमरान खान ने इनको बला अपने रिजीम में बहुत ही बुरा भला भी कहा, उनके कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। इसके अलावा मुनीर जनरल बाजवा के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। एक तरफ जहां आसिम मुनीर की नियुक्ति की खबर आई तो दूसरी तरफ जनरल बाजवा ने पाकिस्तानी सियासत में अपने बयानों से बम भी गिरा दिया। बाजवा ने कहा कि पूर्व की इमरान सरकार पर निशाना साधते हुए एक तरह से उन्होंने कहा कि सेना के बारे में गलत बयानी की गई है, जाली बयान देकर झूठ फैलाया जा रहा है। बाजवा ने सेना के धैर्य की परीक्षा नहीं लेने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जारी राजनीतिक छींटाकशी में उनका सब्र हमेशा बरकरार नहीं रह पाएगा। जनरल बाजवा ने राजनीतिक पार्टियों से अपने अहम को अलग रखकर पिछली गलतियों से सीखने की अपील की। अब भारत के साथ 1971 की जंग को लेकर बाजवा बोले कि ये पाकिस्तानी सेना की नाकामी नहीं बल्कि सियासी नाकामी थी। पाकिस्तान के नए सैन्य अध्यक्ष को भारत विरोधी माना जाता है। स्वाभाविक रूप से जो पाकिस्तानी सेना का होगा तो वो भारत विरोधी ही होगा। कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जनरल मुनीर ने ही पुलवामा हमले के बाद भारत विरोधी रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई। बताया ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान में हुई बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने जो कदम उठाए वो भी जनरल मुनीर का ही फैसला था। अब देखना यह है कि मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना और वहां की सियासत किस दिशा की ओर जाती हुई नजर आ रही है। और इसे समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज साहब जुड़ चुके हैं। जनरल सिवाज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आप कैसे देखते हैं, नया कमांडर तो मिल गया है पाकिस्तान को, लेकिन क्या कुछ उम्मीदें करें? अब इनकी हिस्ट्री तो बता रही है कि ये तो बहुत बड़े दुश्मन हैं हिंदुस्तान के और हमेशा से मशगूल रहे हैं भारत विरोधी गतिविधियों में। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर हैं, ये आईएसआई के भी चीफ रह चुके हैं 2017-18। आपने ठीक बताया, जब पुलवामा हुआ था, बालाकोट हुआ था, उस टाइम में डीजी आईएसआई थे, जो कि जिनको बोला जाता डीप स्टेट और जिनका दिमाग से ये सारी कार्रवाई होती हैं। और फिर दूसरा एक और इम्पोर्टेंट है, वो DGMI भी रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस। तो ये दोनों का कॉकटेल, ये दूसरे जो ऐसे चीफ हैं जो कि दोनों चीजें कर चुके हैं, कि मिलिट्री इंटेलिजेंस भी और DGISI भी। तो ये सच्चाई है कि ये उस लिहाज से भारत के जो इनका नजरिया है वो नेगेटिव होगा। मगर ये भी सच्चाई है कि दो तीन बातें वैसे भी हैं पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके पास पावर है। जैसे सभी बोलते हैं कि हर एक देश के पास आर्मी है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके अंदर आर्मी के अंदर देश है। तो ये सच्चाई है कि वहां पर जो असली पावर इस्लामाबाद में नहीं है, वो असली पावर जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है। और वो अगर लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर के पास होगी तो ये सच्चाई है, क्योंकि इन्होंने दोनों चीजें होल्ड की हैं, एक तो आईएसआई और DGMI। तो भारत की तरफ इनका रवैया सख्त होगा, और स्पेशली आतंकवाद को देख के, कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की आईएसआई इन्वॉल्व है, जो आतंकवादियों को भेजने के लिए 10,000 के करीब आतंकवादी जो बैठे हुए हैं लॉन्च पैड में, ट्रेनिंग एरिया में, और जो कि अफगानिस्तान में लड़े थे अफगान फोर्सेज और अमेरिकन फोर्सेज से, और उनके पास F-16 और F-4 राइफलें भी हैं। तो ये सच्चाई है कि इसमें बढ़ावा आएगा, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ेंगे। तो ये दो तीन चीजें हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर की बनने पे जो ध्यान देना पड़ेगा भारत को। दूसरी बात यह भी है कि
अगर वहां पर कोई भी चीफ हो इसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट तो होने ही होने, वो नहीं। क्योंकि जो वजूद है पाकिस्तान आर्मी का वो है कि इतनी बड़ी आर्मी रखी हुई है पाकिस्तान ने, तो उसका जस्टिफाई वो तभी करते हैं जबकि वो दिखाते हैं कि भारत की तरफ से उनको बहुत ज्यादा थ्रेट है। अगर आप देखें पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो हमारे से 1/8 है, और उनका जो साइज है हमारे से 1/10 है, और उनकी जो इकोनॉमी है हमारे से 1/17 है, मगर उनकी फौज अभी भी 70 से 75% है। तो एक छोटे देश के पास इतनी फौज, इसका मतलब ओवर मिलिटराइजेशन है, और वो जस्टिफाई करते हैं अपनी फौज दिखाने के लिए कि भाई एंटी इंडिया सेंटीमेंट है और भारत एक बहुत बड़ी थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। तो इसलिए उनका वजूद ही है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट में। तो मुझे लगता है लेफ्टिनेंट स्वाभाविक है। जनरल मुनीर जब बिल्कुल, बन गए हैं उनका जो तो पॉलिटिकल ये स्टैब्लिशमेंट है और जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, उसका पूरा का पूरा अस्तित्व इस बात पर टिका हुआ है कि भाई इंडिया तो हमारे लिए थ्रेट है, और इंडिया से लड़ने के लिए हमें ताकतवर होना है, हमें तो पैसा चाहिए, हमें पॉलिसी चाहिए, और इस तरह से इसीलिए वो दुनिया भर में घूमते रहते हैं। बट एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है पाकिस्तान के बारे में, दुनिया में जो भी देश खुद को लोकतांत्रिक देश कहते हैं, उनमें ऐसा अजूबा जो है आपने पाकिस्तान को ही देखा होगा कि वहाँ की जो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है वो रैलियों में जो है वो आर्मी को गलियाती रहती है, और आर्मी वाले जो है वो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट को गलियाते रहते हैं। सो कोई सिंक नहीं है, एक दूसरे को कैसे हम ओवर पावर कर दें, बस यही रहता है। आज बाजवा साहब, जनरल सिवाज बाजवा साहब आज जो जाते जाते कह रहे हैं साहब कि अब हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, ये पॉलिटिकल फेलियर थे जो भारत से हम हारे, हमें अब तमाचा पड़ा हमारे मुंह पर, ये आर्मी का फेलियर नहीं था। तो ये क्या दर्शाता है? क्या नया रिजीम आने के बावजूद वहां पर जो पॉलिटिक्स और आर्मी का जो गठजोड़ है वो तो सब जानते हैं, लेकिन उसमें भूमिका कोई कम होने वाली है नहीं, जो कि वक्त की शायद जरूरत थी कि आर्मी पीछे हटे, पॉलिटिकल जो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए जो लोग हैं उनके हाथ में दो आप देश को। लेकिन नहीं, अभी भी वो टांग अपने ऊपर जाते जाते रख रहे हैं और अपना ही बंदा बिठा के जा रहे हैं। तो जो आने वाले समय में आपको लग रहा है कि भारत विरोधी सेंटिमेंट वो ज्यादा आर्मी ओरिएंटेड ज्यादा होंगे, आर्मी से निकले हुए ज्यादा होंगे? देखो, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो 75 साल से ज्यादा इंडिपेंडेंस को हो गए, उससे आधे से ज्यादा टाइम पाकिस्तान की आर्मी ने रूल किया है। अगर पाकिस्तान की आर्मी ने रूल नहीं किया तो पीछे से रूल किया है, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस की पॉलिसी है वो पाकिस्तान की आर्मी ज्यादातर बनाती है, और इसी प्रकार न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की चाबी भी पाकिस्तान आर्मी के पास है। तो पाकिस्तान आर्मी का वजूद तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। दिखने में तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक लगता है, मगर असलियत में है नहीं। वहां पर असली पावर रावलपिंडी में, जैसे मैंने बताया। मगर ये भी सच्चाई है कि अभी पाकिस्तान की आर्मी ने एक चीज सीख ली है कि लास्ट अबाउट 10 साल से वो कोई कू नहीं करेंगे। उनको मालूम है कि देश चलाना आसान नहीं है, आप नेगेटिव फैक्टर में आ जाते हैं। ये सबसे अच्छा है कि पीछे से आप गवर्न करें और एक मुखड़ा रखें सिविल जो गवर्नमेंट का, जो असली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिविल गवर्नमेंट को दे के रखें और अथॉरिटी आप अपने पास रखें। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान की आर्मी ने ये टेक्निक मास्टर कर लिए। तो जनरल बाजवा जो जाते आते भी कह रहे थे, और जनरल बाजवा ने भी कहा, ये तो इसलिए ये तो सच्चाई है, आने वाले समय में ये कू वाला जो सिस्टम था पाकिस्तान में वो अभी शायद नहीं होगा। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान की आर्मी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, क्योंकि वो एक बिजनेस हाउस है। उनके पास एक फौजी फाउंडेशन है जो $50 बिलियन का ट्रेड करता है, बिजनेस करता है। कोलगेट से लेके सीमेंट, रियल एस्टेट से लेके बैंक, सब चलाता है पाकिस्तान की आर्मी। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अब डायरेक्ट कू नहीं करेगी, मगर एंटी इंडिया सेंटीमेंट मुझे लगता है बढ़ेंगे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के आने पे। पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि ये अभी गेम खत्म नहीं हुई है। वैसे कहते हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी से इमरान खान से कोई समझौता हुआ है, जो शरीफ का और इमरान खान की पार्टी का, कि वो इलेक्शन जल्दी कराएंगे। मैं इमरान खान पे ही आ रहा था सर, मेरा यही अगला सवाल था। लेकिन उससे पहले जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली ना कि ये बड़ा गौर करने लायक है कि अब कू नहीं करेगी वहां की आर्मी, और कू का आइडिया शायद छोड़ भी दिया है। और उसके पीछे का एक बड़ा आपको मैं ठोस एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, कू करने की जरूरत क्या है? कू करेंगे तो जनरल सिवाज सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता के बीच में थू थू होगी, सवाल भी उठेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी बोलेगी, फिर भारत को भी मौका मिल जाएगा बोलने का। तो कू क्यों करना है? अगर बिना कू किए हुए बैठे बिठाए जनरल बाजवा की तरह
6 साल में आपने 12-13 अरब की संपत्ति बना ली, तो क्यों क्यों करना है? और जाते जाते भी आप अपना बंदा बिठा के जा रहे हो, आपके पास इतनी पावर है, तो फिर क्यों करना है? तो ये पाकिस्तान की सेना की सोच में बड़ा एक शातिराना जो है ना ट्विस्ट आया है। लेकिन अब बात आते हैं सर इमरान खान पे। कहा यह भी जा रहा है कि सारा का सारा जो प्लॉटिंग हुआ है वो इमरान खान के खिलाफ हुआ है। इमरान खान का जिस तरह से एक्सेप्टेंस विपक्षी नेता के तौर पर तेजी से बढ़ा है सर, वहां पे आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान की राजनीति अब किस ओर जा रही है? देखो, सच्चाई यह है कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के जो चीफ बनाए हैं वो किसी पार्टी की तरफ है, क्योंकि जब भी किसी नुमाइंदा लेके आए, आप देखें जायल हक को जो है भुट्टो साहब लेके आए थे, और जायल हक ने भुट्टो साहब को एक प्रकार से हैंग कर दिया था, और नवाज शरीफ लेके आए थे मुशर्रफ, और मुशर्रफ ने उनका तख्ता बदल दिया था। तो ये सच्चाई है कि अगर आसिम मुनीर को अब शहबाज शरीफ लेके आ रहे हैं, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो उनके साथ ही पक्ष में रहेंगे। इमरान खान को लाने वाले भी बाजवा साहब थे, और इमरान खान को बार करने वाले भी बाजवा साहब थे। तो अभी मुझे लगता है कि एक बातचीत हुई है आसिम मुनीर के ऊपर इमरान खान की पार्टी और शहबाज शरीफ की पार्टी में, कि हम इलेक्शन थोड़ा जल्दी कराएंगे। आप इनके जो अभी भी गेम बाकी है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास, आसिफ अली के पास ये गई है, आप इसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन ना रेज करें और इसको बनने दें। और इमरान खान ने ये मान लिया है, क्योंकि इमरान खान को पता है कि कल को मैं प्रधानमंत्री बन के आता हूं तो ये चीफ होंगे, तो मैं रिलेशन क्यों खराब करूं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि इनकी दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एक तो वो सीनियर मोस्ट हैं, एक मेरिट में भी अच्छे हैं, मगर उनके अंदर एक अभी भी कमी है, वो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, और जबकि जनरल बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इनकी प्रॉब्लम है। यूं तो इन्होंने इनको 4 स्टार जनरल बना दिया है, लेफ्टिनेंट जनरल मिर्जा जो कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, और ये जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किए, मगर ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वाले अभी तक उस पर मोहर नहीं लगाई है, क्योंकि अभी तक प्रेसिडेंट ने उसकी अप्रूवल नहीं दी है। तो टेक्निकली वो रिटायर हो सकते हैं 27 नवंबर को। तो ये भी एक बातचीत चल रही है। इसलिए बात ऐसी है कि इमरान खान और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के बीच में बातचीत हुई है, समझौता हुआ है, आप इलेक्शन जल्दी कराएं, हम इसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं रेज करेंगे, और ये सच्चाई है, ऐसा होगा। जो जनरल बाजवा की 2-3 चीजें जो बता के गए हैं जो रिटायरमेंट होने से पहले 1971 के लड़ाई के बारे में, ये एक साफ सफेद झूठ है। ये झूठ ऐसा लगता है पाकिस्तान की फौज ने मास्टर कर रखा है। अपनी हिस्ट्री बुक्स में भी बार बार ये बताते हैं कि हम हर वार जीते हैं, जबकि सच्चाई है कि आज तक उन्होंने 5 लड़ाई भारत से लड़ी हैं और 5 में हार ली है। और ये 1971 की जो लड़ाई, इसमें जो 93,000 तो सर पूरी दुनिया जानती है इस बात को। वो जानती नहीं, बिल्कुल, वो तो सर अपना वो सफाई देते रहे। अब ठीक है, अपनी जनता को उनको दिखाना है कि भाई हम हैं तो आपकी रक्षा के लिए हैं। हालांकि वो वहाँ की पाकिस्तान की बेचारी जनता की रक्षा क्या कर रहे हैं, उनका तो वो भविष्य खराब कर रहे हैं, मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। वहाँ पर आप आपदा के पैसों को आप डकार जाते हो, दुनिया भर के करप्शन वहाँ पर है। तो ठीक है, उनके अपने दावे हैं सर, उनको छोड़ देते हैं उनके हाल पर। उस पर ज़्यादा बहस भी करेंगे तो हम ज़बरदस्ती फालतू में क्यों एंटरटेन करें। एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण दिया आपने। बिटवीन द लाइंस कुछ आपने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दिए। थैंक यू सो मच पाकिस्तान की राजनीति पर और सेना के जो डेवलपमेंट्स हुए उस पर अपना विश्लेषण देने के लिए। थैंक यू सर। सरकार वित्त वर्ष 2023 के लिए बजट की तैयारियों में जुट गई है। इसी सिलसिले में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्सपोर्टर्स एसोसिएशंस के साथ प्री बजट मीटिंग की है। इस मीटिंग में एक्सपोर्टर्स ने एक्सपोर्ट बढ़ाने को लेकर कई सुझाव दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने एग्रेसिव मार्केटिंग के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड बनाने का भी सुझाव दिया है। आज की प्री बजट मीटिंग में और क्या क्या डिमांड रखी गई है, इंडस्ट्री की तरफ से क्या क्या बातें कही गई हैं अपने रिप्रेजेंटेशन में, पूरी डिटेल लेते हैं मेरे सहयोगी तरुण शर्मा से जो मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तरुण, बताइए आज क्या क्या बात हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और एक्सपोर्टर्स के बीच में।
बिल्कुल, वित्त मंत्री ने प्री बजट में 2 मीटिंग्स करी, एक सर्विस एंड ट्रेड के साथ करी और दूसरी सोशल सेक्टर्स के साथ करी। तो शुरुआत में करना चाहूँगा सर्विस एंड ट्रेड के साथ जो मीटिंग करी, सभी का ये मानना था कि अभी जो रुपी ने जो सेटल हुआ, रुपी का जो डेप्रिसिएशन हुआ वो बाकी देशों के मुकाबले कम हुआ, ये एक बहुत अच्छी बात है और इसको हमें आगे सँभालना चाहिए और इस पे ध्यान देना चाहिए। ये जो सरकार ने जिस तरीके से इसको सँभाला वो एक काबिल तारीफ़ है। लेकिन आने वाला साल हो सकता है कि काफी मुश्किलों भरा रहे क्योंकि सब लोग रिसेशन की बात कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जा सके, एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या किया जा सके, इस पे आज वित्त मंत्री के साथ चर्चा की गई और कहा गया कि एक तो जैसे कि आपने बताया कि एक पर्टिकुलर एक फंड क्रिएट किया जाए, वो एक डिमांड ट्रेड बॉडीज की तरफ से रखी गई। दूसरा ये कहा गया कि एक शिपिंग, जिस तरीके से आप कंटेनर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक लाइन खोलने की सोच रहे हैं, वैसे एक शिपिंग लाइन के लिए भी आपको काम करना चाहिए, जिससे हर साल हम 150 से 200 मिलियन बचा सकें इस शिपिंग लाइन के जरिए। और इसके साथ साथ इस मीटिंग के अंदर प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स भी थे। उन्होंने भी कहा कि हमने एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक पेट प्रोजेक्ट है IFSCI इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, उसमें हमें कामकाज करना चाहिए। वहां पर हमें पैरिटी लानी चाहिए। जो काफी ऐसी चीजें हैं जहां प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए जो इंडिया में अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन बाहर की कंट्रीज में उपलब्ध है। तो इस पे हमें कहीं ना कहीं काम करना चाहिए और जल्द काम करना चाहिए क्योंकि एक बड़ा पैसा इंडिया में निवेश हो सकता है। अब चाइना में जहां हम एक तरफ स्लो डाउन देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हम देख रहे हैं, तो इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इस वजह से हमें IFSC के अंदर जो हिंड्रेंस है उनको दूर करना चाहिए। तो इस तरीके से एक लंबी चौड़ी मीटिंग आज हुई और मतलब लेदर एसोसिएशंस ने भी भाग लिया, इवन केरला की एसोसिएशन ने भी भाग लिया। तो कई ऐसी एसोसिएशन थे जिन्होंने आज भाग लिया और अपनी बात वित्त मंत्री को रखी। लेकिन अब ये देखना होगा कि वित्त मंत्री किन किन बातों पे गौर फरमाती हैं और जब 1 फरवरी को बजट आएगा तो उसमें से किन किन मांगों पे फैसला आएगा, किन किन मांगों को पूरा किया जाएगा जिससे देश की ग्रोथ हो सके। एब्सोल्युटली। और प्री बजट मीटिंग्स का ये जो सिलसिला है, इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हम इसी तरह से लाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तरुण इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि एग्जैक्टली बातचीत में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ इंडस्ट्री बॉडीज और स्टेक होल्डर्स की क्या निकला। थैंक यू सो मच। अक्सर आधार के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े को लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। UIDAI ने तमाम सरकारी विभागों को सर्कुलर जारी करके आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में अपनाने से पहले उसकी सत्यता जांचने के लिए कहा है। इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। नकली आधार कार्ड पर रोक के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में सरकार राज्यों से अपील की है कि वो आधार वेरिफिकेशन की व्यवस्था को और मजबूत करें। एक एडवाइजरी में ये जो जारी की गई है, इसमें कहा गया है कि सख्ती से सत्यता का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाए। लेकिन क्या क्या दिशा निर्देश और दिए गए हैं, इसकी पूरी डिटेल लेते हैं मेरे सहयोगी अमरीश पांडे से। अमरीश, बताइए क्या क्या कह रही हैं ये गाइडलाइंस और आधार को लेकर चिंता का आधार क्या है पहले सरकार का? देखिए, आधार एक पहचान पत्र के रूप में पूरे देश में बड़ी तेजी से प्रचलित हो गया था और हमने एक नॉर्मल प्रैक्टिस बनाई थी कि बाकी डॉक्यूमेंट से बजाय हम आधार को देते थे क्योंकि वो एक सरकारी ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट था जो कि बाकायदा फ्रेम के साथ था, उसको रखना हैंडल करना आसान था। और जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो हमने देखा कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस में लोगों ने क्या किया, उसको स्टोर करके रखना शुरू किया। कुछ ने फोटो स्टेट करके रखा, कुछ ने डिजिटल कॉपी रखना शुरू किया। आगे आके देखा गया कि वो जो फोटो स्टेट या फिर डिजिटल कॉपी रखी गई थी उसका ही मॉर्फ्ड वर्जन जो है अलग अलग नामों से, मतलब आधार कार्ड तो सेम है, डिटेल सेम है, लेकिन उसके ऊपर फोटो या फिर नंबर चेंज करके उसको लोगों ने अलग अलग कामों में इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़े शुरू हो गए। मसलन उस आधार कार्ड से नए बैंक अकाउंट खोलना, आधार कार्ड से नए मोबाइल कनेक्शन लेना, और इस तरह के तमाम जो फर्जीवाड़े हैं उनकी ऑप्शंस को सरकार लिमिटेड करना चाहती है। इसीलिए सरकार ने सभी राज्यों से ये कहा है कि जितने भी आधार कार्ड के एप्लीकेशन आपके पास आते हैं
उन सबको चेक कीजिए और वेरीफाई कीजिए। स्पेशली जो आधार कार्ड उसके साथ लग के आता है उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि वो जो आधार कार्ड है वो फर्जी हो, और अगर नहीं भी होता है तो कम से कम वो असली आदमी का तो नहीं है, क्योंकि कई लोग हैं जो कि किसी और नाम से आधार कार्ड बनाकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सरकार इससे दो चीजें साधना चाहती है। पहला तो ये कि फर्जी आधार कार्ड को सिस्टम से आउट करना चाहती है। दूसरा ये कि जो एक्चुअल ओनर है, जो एक्चुअल डेटा है जिसका, उसके साथ ही वो अटैच रहे, किसी और के साथ अटैच न रहे। इन चीजों के साथ निपटने देते सरकार का जो एंड स्कोप ये है कि फर्जी आधार कार्ड से जुड़े हुए जो तमाम अकाउंट्स हैं, मोबाइल कनेक्शंस हैं, इसके अलावा तमाम जो केवाईसी की गई हैं, उनको भी सरकार धीरे धीरे वेरिफिकेशन के प्रोसेस में डालना चाहती है। इसलिए ही सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं, और जो जुड़ी है आपकी सेहत से। क्या आप जानते हैं कि ठंड के मौसम और हार्ट अटैक में कनेक्शन है? सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जिन्हें दिल की बीमारी होती है उनमें ठंड के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा 31% तक बढ़ जाता है। आखिर क्यों ठंड के दिनों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है? जिन्हें हार्ट की समस्या है, सर्दी में उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? ऐसे लोगों को ठंड में क्या एहतियात बरतने हैं? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में समझिए। मौसम तेजी से बदल रहा है, ठंड का असर बढ़ रहा है, लेकिन ठंड का ये मौसम दिल के मरीजों के लिए थोड़ा नाजुक होता है। दरअसल जिन्हें दिल की बीमारी है या जिन्हें पहले भी हार्ट अटैक हो चुका है, उनमें सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन्हें पहले से हार्ट डिजीज है, सर्दियों में उनमें हार्ट अटैक का खतरा 31% तक बढ़ जाता है। सर्दियों में हार्ट का खतरा क्यों बढ़ जाता है, पहले इसे समझना होगा। दरअसल ठंड के मौसम में नसें ज्यादा सिकुड़ती हैं और सख्त हो जाती हैं। इसके चलते नसों को गर्म और एक्टिव करने के लिए ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और इससे ब्लड प्रेशर के बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। खासकर सोते समय बॉडी की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। ब्लड प्रेशर और शुगर का लेवल भी इस दौरान कम होता है। ठंड के दिनों में दिल को इसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दिल को पंप करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में दिल पर प्रेशर बढ़ जाता है। यही वजह है कि जिन्हें हार्ट की बीमारी है उनमें हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। सर्दियों में हार्ट के मरीजों की एक बड़ी समस्या धुंध और एयर पोल्यूशन है। खासकर कोहरे में सांस लेने में दिक्कत होती है, जो दिल के मरीजों के लिए घातक साबित होती है। वहीं ठंड के दिनों में पसीना नहीं निकलना भी एक बड़ी परेशानी है। जब शरीर में पानी की अधिकता हो जाती है तो ये फेफड़ों में जाकर जम जाता है। इससे भी हार्ट की गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इसके अलावा दिल को दुरुस्त रखने के लिए धूप के तौर पर विटामिन डी बेहद अहम है। विटामिन डी हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और हाइपोटेंशन से बचाता है। लेकिन सर्दियों में हम धूप कम ले पाते हैं, जिससे बीपी के असामान्य होने पर दिल पर सीधा असर पड़ता है। अब सर्दियों में हार्ट मरीजों के लिए एहतियात पर बात करते हैं। ठंड का असर कम करने के लिए गर्म कपड़े पहनें, एकदम भोर में टहलने से बचें, कोहरे में घर के बाहर जरूरत पड़ने पर ही निकलें, पानी और नमक का सेवन कम करें, क्योंकि सर्दियों में पसीना नहीं निकलने से पानी फेफड़ों में जमा होने की आशंका बढ़ जाती है। सर्दियों की बीमारियों में खासकर खांसी, सर्दी, फ्लू से खुद को बचाएं। इसके संक्रमण की चपेट में आने से फेफड़े पर असर पड़ता है, जो दिल पर भारी पड़ता है। ऐसे में दिल को मजबूत बनाए रखने के लिए ठंड से एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप या आपके जानने वाला अगर कोई यूएई जाने की तैयारी कर रहा है तो ये खबर आपके लिए है। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने यात्रा के दिशा निर्देशों में बड़ा बदलाव किया है और ये बदलाव आपके पासपोर्ट को लेकर है। क्या है ये बदलाव, कैसे ये आपकी यात्रा को प्रभावित करेंगे, पूरी डिटेल देखिए। आप दुबई या संयुक्त अरब अमीरात में कहीं भी यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट जरूर चेक कर लें। दरअसल यूएई ने अपने यहाँ आने वाले और यहाँ से जाने वाले यात्रियों के लिए नया नियम जारी किया है। नए निर्देशों के मुताबिक आपको यूएई में तभी एंट्री मिलेगी जब आपके पासपोर्ट पर आपका पूरा नाम होगा। यूएई अथॉरिटीज ने साफ किया है कि अगर किसी भी शख्स के पासपोर्ट पर उसका सिर्फ सिंगल नाम लिखा है, यानी कि पासपोर्ट पर सिर्फ आपका नाम या उपनाम है, तो आप यूएई नहीं जा सकते और ना ही यूएई छोड़ सकते हैं। यूएई सरकार ने साफ किया है कि सभी यात्रियों के पासपोर्ट पर पहला और अंतिम दोनों नाम स्पष्ट होने चाहिए। ये नियम विजिटिंग वीजा, वीजा ऑन अराइवल पर लागू होगा। हालांकि अगर आप यूएई के रेजिडेंट कार्ड होल्डर हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट वीजा होल्डर हैं तो ये नियम आप पर लागू नहीं होंगे।
21 नवंबर से यूएई ने इस नए नियम को लागू भी कर दिया है। यूएई सरकार ने इस संबंध में सभी एयरलाइंस को जानकारी दे दी है। यूएई के इस नए नियम को लेकर इंडिगो, एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस अपने यात्रियों को भी इस नियम की जानकारी दे रही हैं। अब इस नियम को एक उदाहरण से समझिए। अगर आपके पासपोर्ट में नाम वाले कॉलम में सिर्फ अरुण लिखा है और सरनेम वाला कॉलम खाली है तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर नाम वाले ही कॉलम में अरुण कुमार लिखा है लेकिन सरनेम वाला कॉलम खाली है तो इस नियम के तहत आपका पासपोर्ट वैलिड है। इसी तरह अगर सरनेम वाले कॉलम में अरुण कुमार लिखा है और नाम वाला कॉलम खाली है तो भी नियम के तहत आपका पासपोर्ट वैलिड माना जाएगा। यूएई के स्थानीय मीडिया की माने तो यहाँ कई भारतीयों को इस नियम की वजह से रोका भी गया है। एक तरफ जहाँ एयरलाइंस ने इस नियम का हवाला देना शुरू कर दिया है तो वहीं ट्रेवल एजेंट्स यात्रियों को पासपोर्ट में कोई भी बदलाव करने से पहले पूरी क्लैरिफिकेशन लेने का सुझाव दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज शेयर बाजार में बम्पर तेजी रही, जिसके कारण सेंसेक्स और निफ्टी ऑल टाइम हाई पर बंद हुए। सेंसेक्स 762 अंकों के उछाल के साथ 62,273 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 62,412 के स्तर पर पहुंचा, जो ऑल टाइम हाई है। वहीं निफ्टी 217 अंकों के उछाल के साथ 18,484 पर बंद हुआ। आज बाजार में कारोबार की शुरुआत तेजी के साथ हुई। दरअसल दुनिया भर के बाजारों में तेजी के संकेत थे। यूएस फेड की बैठक के बाद डाउ फ्यूचर्स में रिकवरी दिखी। मंथली एक्सपायरी के चलते बाजार भी हल्के थे, जिसके चलते बाजार नए रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब हुआ। और कल मार्केट का मूड कैसा रह सकता है, जानते हैं ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन जी से। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, कल कैसा मूड रह सकता है सर? नहीं, मूड तो जबरदस्त रहने वाला है। और जिस तरीके से आज क्लोजिंग हुई है और क्लोजिंग के समय सारे इंडाइसेस हाईएस्ट लेवल पे क्लोज किए हैं, और जिस तरीके का निफ्टी की कटान हुई और आगे के जो रोल ओवर कॉस्ट है, मतलब निफ्टी में इतना रोल ओवर बहुत हाई लेवल्स पे, करीब 150 पॉइंट्स के लगभग का निफ्टी का रोल ओवर था, और बैंक निफ्टी गजब का आउट परफॉर्म कर रहा है। अब मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप भी कहीं ना कहीं अब माहौल बनाएंगे, वहां पे भी कुछ चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि अभी तक लगाड़ बना हुआ है। और आज जिस तरीके से जो स्टॉक्स नहीं चले हुए थे, जैसे कि इन्फोसिस हो या टीसीएस हो, जो आईटी स्टॉक्स हैं, उन्होंने भी जबरदस्त पार्टिसिपेट किया। सो ओवरऑल आई फील कि मार्केट्स कल भी बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। और जब लाइफ टाइम हाईज पे मार्केट्स बंद हो रहे हैं तो सर्टेनली इतनी दूर जाके जो 18,600 के जो लेवल्स है, ये तो आराम से कल क्रॉस होते हुए दिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच संदीप जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका, और मूड माहौल के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ने दूसरी तिमाही में शानदार नतीजे जारी किए हैं। कंपनी के चेयरपर्सन एमआर कुमार ने जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से खास बातचीत की और बताया कि कंपनी आने वाले दिनों में भी अच्छे नतीजे जारी करेगी और निवेशकों को भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्या खास वजह थी कि पिछली तिमाही में एलआईसी ने इतना दमदार प्रदर्शन किया और मुनाफा 10 गुना हुआ? नमस्कार सिंघवी जी, प्रणाम। जैसे कि आपने कहा, पहले इस क्वार्टर में हमारा मुनाफा अच्छा हुआ है। हम काम करते आ रहे हैं इस समझ से कि हम मार्केट शेयर बढ़ाते रहें। पिछले क्वार्टर में भी हमारा मार्केट शेयर बढ़ के 68.25% तक पहुंच गया, अगेन 65.42%। और अगर आपने देखा होगा तो रिन्यूअल प्रीमियम में भी हमारा ग्रोथ अच्छा हुआ है, 56,156 करोड़ अगेंस्ट 50,258 करोड़। और वैसे भी हम जो काम करते आ रहे हैं एम्बेडेड वैल्यू के माध्यम से, जो प्रॉफिट्स हमारा 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स का हमारा वैल्यूएशन हुआ था, अभी 100% हुआ है। तो इसके नतीजे पे, और जो फंड बाइफर्केशन हुआ था लिस्टिंग के टाइम पे, उसके आधार पे हम देख रहे हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के 16,000 करोड़ तक पहुंच गई है। हमारा ये हौसला बड़ा है। हम चाहते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में भी हम ऐसे ही काम करते रहें। आपके एलआईसी के शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर पूछना चाहता हूं, मई में आपके आईपीओ की लिस्टिंग हुई, अब तक का देश के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ रहा। आपके कस्टमर्स बड़े सेटिस्फाइड हैं, खुश है, जैसा आप कहते हैं, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। तो बड़ा एलआईसी की ब्रांड पर ज़बरदस्त भरोसा है। लेकिन निवेशक थोड़े से हिले हुए हैं, क्योंकि आईपीओ के बाद स्टॉक नीचे आया है, अभी भी 35% करीबन नुकसान में है। तो वो निवेशक थोड़ा एक अश्योरेंस चाहते हैं, भरोसा चाहते हैं कि हाँ, उन्हें एलआईसी के आईपीओ में पैसा बनाने का मौका मिलेगा, इशू प्राइस के ऊपर भी स्टॉक जाएगा, अच्छा पैसा बनेगा। तो वो थोड़े से डरे हुए, हिले हुए हैं, थोड़ा सा मतलब निराश हैं। क्या कहेंगे आप उन शेयर होल्डर्स को?
उनको मैं बस ये कहूँगा कि देखिए हम 67 साल से हम काम कर रहे हैं जी। 20-25 साल से हम कंपटीशन का भी हमने सामना किया है और इसके बाद भी हमारा मार्केट शेयर अच्छा है। इसका यही मतलब है कि भरोसा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हम फोकस रखे हैं प्रोडक्ट्स में, हमारे बिजनेस में, आने वाले दिनों में जो प्रॉफिटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, जो फॉरवर्ड लुकिंग तो मैं कहना नहीं पाऊँगा, बट वी आर टोटली फोकस्ड ऑन ensuring stakeholder value to everybody. But I think people have to be patient and they have to wait. I think we will continue to do well in terms of new business. एथर एनर्जी अब ई बाइक में भी एंट्री करने वाली है और कंपनी की अगले 3 से 5 साल में कई मॉडल के साथ एंट्री की योजना है। कंपनी की योजनाओं पर जी बिजनेस से खास बातचीत की एथर एनर्जी के चीफ बिजनेस ऑफिसर रवनीत फोकेला ने। हमें तमिलनाडु के होसूर में एथर के दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एथर ने शुरू किया है। वजह यह है कि उनके पास डिमांड काफ़ी है और वो चाहते हैं कि प्रोडक्शन को और बढ़ाया जाए। हमारे पास बातचीत करने के लिए एथर के चीफ बिजनेस ऑफिसर रवनीत जी। सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि किस तरह की डिमांड आप मार्केट से देख रहे हैं और उसको पूरा करने के लिए और क्या कुछ करने की कोशिश है? देखिए, पिछले 1 साल से डिमांड तो ऐसा है कि चाहे हमारी है चाहे इंडस्ट्री की, वो तो बढ़ी रही है। तो पिछले अक्टूबर में जो पेनिट्रेशन था स्कूटर का कि अगर 100 स्कूटर बिकते थे तो 5 इलेक्ट्रिक थे उसमें। इस 11 महीने बाद अक्टूबर में वो अगर 100 स्कूटर बिकते हैं तो 17 उसमें वो है। तो 3 गुना बढ़ा है एक साल के अंदर अंदर। और ऐसे नहीं कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर बढ़ गए हैं, ये जस्ट डिमांड मोमेंटम है ये, राइट। और ये जो ग्रोथ है ये उसके बावजूद है कि पिछले कुछ महीने से काफ़ी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम सप्लाई चेन की, उसके बावजूद की हम बात कर रहे हैं। इसलिए डिमांड की प्रॉब्लम कोई नहीं है। जो अभी भी हम ये प्लांट लगाया है ये इस एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। अभी हमारी सेल जो है सो है बिकॉज अभी हम लिमिटेड शहरों में, अभी 55-60 शहरों में है। हमारा प्लान है कि इस साल के ख़त्म होते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा कोई 95 सिटीज़ होंगे जिसमें कोई 140-145 एक्सपीरियंस सेंटर होंगे। और एज एक्सपेंशन हैपन्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ हैपन्स। और ये ग्रोथ के जो एंटिसिपेशन में हमने प्लांट लगाया है। सर, ग्रोथ की बात आप कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमने बताया, साथ साथ बैटरी का भी एक प्लांट हमने लगाया है। वो किस तरह से काम कर रहा है? क्या आप फिर पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होंगे कि अपनी बैटरी आप खुद बना रहे हैं? ये सेफ्टी पर्पस से है या फिर कॉस्ट के हिसाब से है? देखिए, अगर आप सीरियस हैं ईवी बिजनेस में तो बैटरी आपको फुल कंट्रोल बैटरी पे चाहिए। तो स्कूटर बनाने के पहले हमने बैटरी बनाई बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है बड़े पॉइंट से, एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। सेफ्टी तो एक है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए जो हम आजकल जो सेफ्टी की बात करते हैं, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्वालिटी ठीक है तो सेफ्टी हो जाएगी। वो कहानी का एक बहुत छोटा हिस्सा है। सेफ्टी शुरू होती है आपके बैटरी डिज़ाइन से कि आपने सेल कौन से लिए हैं, सेल आपने कैसे लगाए हैं, उसकी वेल्डिंग कितनी स्ट्रांग है, अंदर इपॉक्सी क्या है, अंदर केमिकल क्या है, उसका जो मटेरियल क्या है, केसिंग कैसी है, वो कितनी स्ट्रांग है। वो डिसीजन जो है वो बहुत जल्दी लेने पड़ते हैं आपको अपने जर्नी में वो। और हर डिसीजन में कॉस्ट होता है। आप मोटी केसिंग करेंगे, पतली केसिंग करेंगे, उसमें कॉस्ट का है। तो अगर जो रिस्पॉन्सिबल OEM है वो इसमें कॉस्ट कम नहीं करते। हमारी बैटरी है, हम उसमें हम कॉस्ट नहीं देखते, हम देखते हैं सेफ्टी क्या है वो। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, हैशटैग ज़ी इंडिया 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। इजाजत दें, नमस्कार।